दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों 14 अगस्त और 15 अगस्त ये दो ऐसी तारीख़ें हैं बर सग़ीर की तारीख़ में, बर सग़ीर के पस मंज़र में, कि जो हिंदुस्तान में रहने वाले और पाकिस्तान में रहने वालों के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। आपको मालूम है कि पाकिस्तान अपने यौम आज़ादी 14 अगस्त को मनाता है, हिंदुस्तान अपना यौम आज़ादी 15 अगस्त को मनाता है। वैसे तो खैर 15 अगस्त को ये तकसीम हुई थी 14-15 की दरमियानी रात को, लेकिन ज़ाहिर है कि पाकिस्तान 14 अगस्त को अपनी यौम आज़ादी मनाता है और हिंदुस्तान 15 अगस्त को अपनी यौम आज़ादी मनाता है। 75 बरस हो चुके हैं दोनों मुल्कों को तकसीम हुए, बर सग़ीर को तकसीम हुए दो हिस्सों में, और इस तकसीम के पस मंज़र में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। हिंदुस्तान में भी लिखा जा चुका है, पाकिस्तान में भी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, और पाकिस्तान हिंदुस्तान से बाहर भी यूरोप वगैरह के अंदर भी काफ़ी किताबें इस तकसीम के हवाले से लिखी गई हैं। ज़ाहिर है कि तकसीम हुई तो दो बड़ी जमातें आमने सामने थी, मुस्लिम लीग थी, कांग्रेस थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। इसके अलावा भी बहुत सारी जमातें थीं, अक़लियतें थीं जो इस तकसीम में शरीक थीं और उनके अपने अपने मफादात थे। इस तकसीम के जो किरदार हैं, बर सग़ीर की तकसीम के जो किरदार हिंदुस्तान में हैं या पाकिस्तान के हवाले से थे, तहरीक पाकिस्तान के हवाले से थे, या हिंदुस्तान में जो आज़ादी की तहरीक उसके हवाले से थे, उन शख्सियात पर भी बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं। आपको मालूम है कि मोहनदास करमचंद गांधी पर किताबें लिखी जा चुकी हैं, जवाहरलाल नेहरू साहब पर किताबें लिखी जाती हैं। नेहरू ने तो ख़ुद भी लिखी है किताब, गांधी ने भी खुद लिखी है किताब, कायद मोहम्मद अली जिन्ना पर किताब लिखी जा चुकी है, और बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं इन किरदारों के ऊपर। और तकसीम के हवाले से इनके किरदार का जायज़ा जो है वो लिया जाता रहा है और लिया जाता रहेगा, और इसमें कोई मुज़ाहिके की बात नहीं। तारीख़ी का एक अमल था, तारीख़ का एक अहम वाक़या है। उस अहम वाक़े के जो असबाब थे, उसके किरदार थे, उसके पीछे जो साइंस थी पूरी, उसके पीछे सियासियात थी, हरकयात थी, उस वक्त की वो तमाम की तमाम जानना जो है मौरख़ीन के लिए, मुहक्किकीन के लिए दिलचस्पी का बाइस होता है। मौरख़ीन और मुहक्किकीन इस पर तहक़ीक़ करते हैं। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि पाकिस्तान में भी बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं। आज ज़रा मैं इसके एक पहलू पे बात करूँगा, सिर्फ तकसीम के हवाले से। जब हम तकसीम की बात करते हैं तो हमारे यहाँ 2-3 जो है वो नज़रियात जो है वो सामने आते हैं। बर सग़ीर की तकसीम के हवाले से कहा यह जाता है कि ये जिना की हड्डर्मी थी, उनकी एरोगेंस थी, उनके आना परस्ती थी, जिसने जो है वो हिंदुस्तान को तकसीम करवा दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो तो मुसलमानों को साथ में लेकर चलना चाहती थी, इत्तेहाद की बात करती थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने और कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बनाई और उन्होंने तकसीम करवा दी। अगर आप देखें तो 19वीं सदी के आखिर के अंदर कायम होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जब कायम होती है तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तारीख़ लिखी है जिन्होंने, अगर आप उनकी किताबें पढ़ें तो आपको मालूम हो जाएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जब कायम हुई थी तो वो हिंदुस्तान में किसी बगावत के लिए, किसी आज़ादी के लिए कायम नहीं हुई थी, बल्कि उसके पहले दूसरे तीसरे रेजोल्यूशंस को भी अगर आप पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि वो अंग्रेज़ों के साथ बाहमी ताउन करने के लिए और उनके साथ हुकूमत में शरीक होने के लिए कोई ना कोई तरीका इख्तियार करने के लिए कायम हुई थी। इसी तरीके से 1906 में जब मुस्लिम लीग कायम हुई तो मुस्लिम लीग ढाका में जब कायम हुई थी तो 1905 के अंदर आपको मालूम है कि बंगाल की तकसीम हुई थी इंतज़ामी तौर पर, तो उस पर जो हिंदू थे उन्होंने बड़ा एहतजाज किया था। तो मुसलमानों ने अपने मफादात को सामने रखते हुए मुस्लिम लीग कायम की, और मुस्लिम लीग की कायम का भी मकसद 1906 के अंदर बिल्कुल वही था जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का था, कि वो कोई बरतानिया से लड़ाई नहीं करना चाहते थे, अंग्रेज़ों की कोई इतनी बड़ी मुखालिफत नहीं करना चाहते थे, कोई बड़ी तहरीक नहीं उठाना चाहते थे, लेकिन उनके साथ वो बाहमी ताउन करके हुकूमत में शरीक होकर और वो किसी बाइज़्ज़त समझौते के लिए अपनी राह इख्तियार करना चाहते थे। अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में ये दो तहरीकें जो है वो तकरीबन कुछ अरसे के अंदर वजूद में है, उनकी अपनी अपनी पॉलिटिक्स चलती थी, लेकिन यहाँ एक शख्सियत नमूदार होती है कायद मोहम्मद अली जिन्ना की सूरत में। कायद मोहम्मद अली जिन्ना जो थे ये कांग्रेस के अंदर शामिल हुए, और कांग्रेस के अंदर रह करके इन्होंने कांग्रेस की उस वक्त की जो 1906 है और उसके बाद के जो अदवार हैं उसके अंदर अगर आप देखें तो कांग्रेस के अंदर रेजोल्यूशंस पास कराना और हिंदुस्तान के अंदर बर सग़ीर के अंदर अंग्रेज़ों के साथ, अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के लिए, अंग्रेज़ों से एक बाइज़्ज़त समझौता हासिल करने के लिए हिंदुस्तानी की नुक्ता नज़र से कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने उनका किरदार जो है वो बड़ा अच्छा नज़र आता है। और मैं आपसे ऐसे नहीं कह रहा कि अच्छा नज़र आता है, मैं किसी पाकिस्तानियों की किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप हिंदुस्तान के मुसन्निफ़ीन हैं, मेरे पास कुछ किताबें हैं, जैसे ख़ुद अबुल कलाम आज़ाद को अगर आप पढ़ लीजिए इंडिया विद फ्रीडम, या अगर आप पढ़ लीजिए डॉक्टर ताराचंद को अगर आप पढ़ लीजिए तो आपको मालूम होगा उनकी 4 जिल्दें हैं तहरीक आज़ादी हिंद के ऊपर। इसी तरीके से आप काजी द्वारका दास को अगर आप चाहें तो पढ़ लीजिए, जो दोस्त भी थे जिन्ना के, और उन्होंने किताब लिखी है। इसी तरीके से अजीत जावेद को अगर आप पढ़ लीजिए, इसी तरीके से अगर आप जसवंत सिंह को अगर आप पढ़ लीजिए, या अगर आप पढ़ना चाहें तो मंसूर अहमद IFC रिटायर्ड एक उनकी किताब है, ये तक़सीम हिंद के मुसलमान असलन इसके ज़िम्मेदार हैं, ये भी हिंदुस्तान से शाया हुई है। SK मौजमदार की जो किताब है
जिन्ना और गांधी, इसको अगर आप पढ़ लीजिए। इसी तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर की जो किताब है पाकिस्तानी हिंदुस्तान की तकसीम, इसको अगर आप पढ़ लीजिए, या एच एम सरवाई की जो किताब है तकसीम हिंद अफसाना और हकीकत, इसको पढ़ लीजिए, या फिर शमसुल इस्लाम साहब की किताब आप पढ़ लीजिए तकसीम हिंद के मुखालिफ मुसलमान, इसको अगर आप पढ़ लीजिए तो आपको मालूम होगा कि ऐसा नहीं है कि कायद आज़म जो थे वो शुरू ही से जो है वो तकसीम के हामी थे या मुखालिफ थे, अंग्रेज़ों हिंदुओं के मुखालिफ थे और उनके खामा खा के दुश्मन थे, बल्कि उन्होंने एक हद तक हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर जो है वो उनको कहा गया। और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर इसलिए कहा गया कि उन्होंने एक वक्त ऐसा भी आया कि वो पहले शख्स थे, याद रखिए कि कांग्रेस का कोई लीडर ऐसा नहीं था बल्कि कांग्रेस के अंदर जिन्ना एक ऐसे लीडर थे कि जिन्होंने एक वक्त ऐसा आया जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के इजलास एक ही शहर में एक ही जगह पर जो है वो रखे। मुआहिदा लखनऊ अगर आप पढ़ लें तो आपको मालूम होगा कि मुआहिदा लखनऊ एक संग मील समझा जाता है दोनों जो अक़वाम थी, हिंदुस्तान मुसलमान और हिंदू जो थे, उनके दरमियान एक बाइज़्ज़त समझौते का और एक बाइज़्ज़त रास्ता जो है वो निकाला गया सियासी तौर पे कि हम दोनों मिलकर साथ में चलेंगे, एक दूसरे के साथ आज़ादी हासिल करेंगे, लेकिन हम अपने अपने हुकूक के साथ भी रहेंगे, और बड़ा अच्छा वो हो गया था। लेकिन बाय द टाइम जैसे जैसे वो वक्त आगे गुजरा तो उसके बाद जब नेहरू रिपोर्ट शाये हुई, मोतीलाल नेहरू ने जब रिपोर्ट शाये की, जब ये चैलेंज दिया गया अंग्रेज़ों की तरफ से कि जी हिंदुस्तानी अपना आइन नहीं बना सकते, और फिर वो मोतीलाल नेहरू की नेहरू रिपोर्ट अगर आप पढ़ें तो मोतीलाल नेहरू ने मुआहिदा लखनऊ के अंदर जो कांग्रेस ने किया था उसको बिल्कुल सबोटास कर दिया। कांग्रेस ही ने मुआहिदा किया था, मुआहिदा लखनऊ जो जिन्होंने करवाया था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान, वो सबोटास किसने किया? वो कांग्रेस ने ही सबोटास किया। उसके बावजूद भी जिन्ना ने कोशिश की, आपको मालूम है जिन्ना की अगर आप 14 निकात पढ़ लें कायद-ए-आज़म की मुअद्दली जिन्ना के, उसके जवाब में 14 निकात पढ़ लें तो उसके अंदर भी अगर आप देखें तो कोई पाकिस्तान का लफ्ज़ नज़र नहीं आता, अलहदगी की बात नज़र नहीं आती, बल्कि सूबों को हुकूक देने की बात नज़र आती है, मुसलमानों को हुकूक देने की बात नज़र आती है, अक़लियतों को तस्लीम करने की बात नज़र आती है। अगर आप इसी सिलसिले को आगे बढ़ा, फिर 1920-22 के अंदर यकीनन गांधी आ गए थे, उसके बाद 1920-22 के अंदर तहरीक खिलाफत चलना शुरू हो जाती है। तहरीक खिलाफत चूँकि खालिस्तान तुर्की के अंदर जो खिलाफत का मसला था उसको लेकर उठी थी, और कांग्रेस के जो उस वक्त नेता थे गांधी जी जो थे वो मुसलमानों की हिमायत कर रहे थे, मौलाना मोहम्मद अली जहर, मौलाना शौकत अली जौहर, अबुल कलाम आज़ाद वगैरह, ये तमाम के तमाम लोग उस तहरीक खिलाफत में शामिल थे। जिन्हें चूँकि इस तर्ज की सियासत को पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को उससे अलहदा कर लिया था। जब 1920-22 के बाद जब खिलाफत तहरीक ख़त्म हुई और वो चूरा चूरी का वाक़या हुआ वहाँ, और गांधी ने एकदम वो खिलाफत तहरीक ख़त्म की, तो मुसलमानों की जो सियासत थी वो एक तरह से दाव पे लग गई, वो हवा में आ गए, क्योंकि अचानक वो पूरी तहरीक ख़त्म हो गई। तो मुसलमानों ने सोचा कि अब क्या किया जाए, और वो तहरीक खिलाफत का खात्मा जो है, जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का इतना बड़ा मुजाहरा हुआ कि जिसमें जो है वो एक हिंदू पंडित को जो है वो मस्जिद के अंदर भी तकरीर करवा दी गई, और अबुल कलाम आज़ाद ने उसके जवाब में रिसाला भी लिखा। कोई बात नहीं, हम खैर उस बहस में नहीं पढ़ते हैं, मजहबी बहस में, लेकिन सियासी हवाले से इतना इत्तेहाद का मुजाहरा था हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अंदर। मजहबी हवाले से एक मजहबी मसले पर, खिलाफत के मसले पर मुसलमानों के गांधी साथ दे रहे थे और कांग्रेस के कुछ लोग साथ दे रहे थे। उसका नतीजा जो निकला वो शुद्धि और संगठन तहरीक पे निकला, जो मुसलमानों को वापस हिंदू बनाने पे निकला। बहरहाल उसके अंदर फसादात हुए, आप पढ़ लें कि उस इत्तेहाद का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जिन्होंने जो सियासी कोशिश की थी उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो मजहबी कोशिश की गई मुस्लिम लीग की तरफ से, उस वक्त की जो मुस्लिम लीग थी, उस वक्त के जो मुस्लिम लीडर थे गांधी के साथ, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसका भी नतीजा जो है वो सर पर डबल में निकला, फसादात की सूरत में निकला। उसके बाद अगर आप देखें तो 1930-35 तक भी कोई ऐसा मामला नहीं है। 1930-35 तक भी जो है वो कायदे बाहर चले गए थे, फिर वापस आए। वापस आने के बाद 1937 के अंदर, 36 के अंदर मुनज़्ज़म किया मुस्लिम लीग को। 1937 के अंदर भी अबुल कलाम आज़ाद ने, जैसे कि अपनी किताब इंडिया में फ्रीडम के अंदर लिखा है, और मैंने एक जगह और भी ये बात कही है कि उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम लीग यूपी जो थी उनसे वादा था कि हम जो है वो 2 वजारतें देंगे, और मिल के इलेक्शन लड़ा था। लेकिन 1937 के अंदर जब कामयाब हो गई कांग्रेस और 4-5 में सूबों के अंदर उसको मुकम्मल जो है वो अक्सरियत हासिल हो गई, तो मुस्लिम लीग के जो 2 वज़रा थे अबुल कलाम आज़ाद के बकौल, जिनको वजारतें देनी थी, और इन्होंने वादा भी शायद कर लिया था अबुल कलाम आज़ाद ने। अब ये चूँकि एक बड़े मुमताज़ रहनुमा बन चुके थे उस वक्त मुस्लिम लीग कांग्रेस के, लेकिन नेहरू ने उसका इनकार कर दिया, क्योंकि वो फुल फ्लैश उनको अक्सरियत हासिल हो गई थी। तो उन्होंने कहा जब अक्सरियत हासिल हो गई है तो अब मुआहदे की ऐसी तैसी उसको छोड़े, भाड़ में डाले। और उन्होंने कहा कि अक़लियत जो है वो किसी किस्म की नहीं है, एक ही कुव्वत मौजूद है, 2 कुव्वतें मौजूद हैं सिर्फ हिंदुस्तान में, एक अंग्रेज़ है और एक कांग्रेस है। तो कांग्रेस ने बकौल अबुल कलाम आज़ाद के कि ये गलती भी जो है नेहरू की थी। उस वक्त अगर यूपी के अंदर इत्तेहाद हो जाता और इत्तेहाद होकर वो 2 वजारतें चली जाती तो शायद यूपी से मुस्लिम लीग का वजूद भी ख़त्म हो जाता। और जिन्होंने उस वक्त भी बड़ी कोशिश की थी। आपको मालूम है 1937 के जो इंतखाबात हुए थे, मुस्लिम लीग का साथ जमीयत उलमा इस्लाम वगैरह सब ने
दिया था, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देखा कि मुस्लिम लीग को नाकामी हासिल हुई है, कांग्रेस को कामयाबी हासिल हुई है, तो ये कांग्रेस के साथ चले गए थे और फिर जिन्हों ने कोशिशें शुरू की। 1940 के अंदर भी जो करारदाद मंजूरी लाहौर के अंदर, उसको करारदाद लाहौर ही कहा जा गया तारीख के अंदर। वो उस पूरी करारदाद के अंदर कहीं पाकिस्तान का लफ्ज़ शामिल नहीं है और एक ऑप्शन के तौर पर है कि ठीक है, अगर ये तमाम मसाइल रहते हैं और अब चूंकि वाज़े हो गया है कि जितनी इत्तेहाद की कोशिशें की गई, वो इत्तेहाद की कोशिशें सबोटाज की गई, कांग्रेस ने सबोटाज की क्योंकि वो अक्सरियत के बल पर सबोटाज की, तो अब इसके अलावा कोई हल नहीं है कि मुमलिकतें बना दी जाएँ अलग अलग, जहाँ जिसकी अक्सरियत हो वहाँ वो हुकूमत करे मुमलिकत को। तो लेकिन उसमें भी पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं था। अगले दिन जो इसकी कार्रवाई छपी है, उसके बाद जो हिंदू प्रेस था, जो हिंदू अखबार वगैरह छपते थे, उन्होंने इसको करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया और मशहूर हो गया। 1940 से लेकर 1946 तक की अगर आप जद्दोजहद भी देखें जिना की, तो मुसलमानों को मुश्तमे करने की, और वहाँ जिना का जो जहन था 1930-35 के अंदर कहीं जाके बदलना शुरू हुआ। अब याद है कि 1905-1906 के अंदर कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से जिना ने सियासत शुरू की थी और 1930-35 के अंदर आकर के उनका जहन ये इस पर बना, इतने तजुर्बात के बाद, कि हिंदुस्तान के अंदर जो कांग्रेस है वो असल में कहती तो है कि वो तमाम अक़लियतों को साथ में लेके चलती है, तमाम कौमियतों की नुमाइंदा है, लेकिन जब उसको अक्सरियत हासिल होती है, जैसी उसको ताकत हासिल होती है, जैसी उसके अंग्रेज़ों के साथ ताल्लुकात बनने शुरू होते हैं, तो वो अक़लियतों को नज़रअंदाज करती है, वो उनके तमाम हुकूक़ को नज़रअंदाज करती है। अगर आप, मैंने जैसे जिन किताबों का हवाला दिया, ये सब हिंदुस्तानियों की लिखी हुई, अगर आप उसको पढ़ लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें यही कुछ लिखा गया। तो 1930-35 के बाद फिर जिना का जहन बदलना शुरू हुआ और फिर उन्होंने ये कहना शुरू किया कि कांग्रेस तो एक हिंदू जमात है, बज़ाहिर इसका चेहरा नज़र आता है कि ये सेकुलर है और ये तमाम कौमियतों को साथ में लेके चलती है, लेकिन असल में जो है ये जो जमात है वो हिंदू जमात है। और ये साबित हुआ फिर 1937 के अंदर जब इंतखाबात हुए और कांग्रेस जिन इलाकों के अंदर जीती, तो वहाँ जो मुसलमान अक़लियत में थे उनके साथ जो सलूक हुआ, पीरपुर रिपोर्ट वगैरह जो थी, उसने ये वाज़े कर दिया। 1940 की करारदाद भी, जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि उसके अंदर भी पाकिस्तान का लफ्ज़ कहीं शामिल नहीं था। फिर एक और पड़ाव आता है जहाँ नज़र आता है कि जिना जो है वो मफामत के मूड में, जना मज़ाहमत नहीं मफामत के कायल थे सियासत के अंदर। उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा, वो कानून और आइन के दायरे के अंदर रह करके कानून पसंद शख्स थे, कानूनी दिमाग रखते थे, तो वो उसी हिसाब से बात करते थे। 1946 के अंदर जब कैबिनेट मिशन प्लान आता है और कैबिनेट मिशन प्लान आकर के दावत देता है तमाम लीडरों को हिंदुस्तान के कि जी आएँ और एक नया हल तलाश करते हैं, और बकौल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के कि उनकी भी वो स्कीम थी और बहुत सारे लोगों की स्कीम थी। कैबिनेट मिशन प्लान ने एक बाइज़्ज़त हल दिया अक़लियतों को भी और तमाम कौमियतों को जितनी भी रहते थे। उन्होंने कहा कि हम एक वफाक के अंदर कन्फेडरेशन की सूरत में ABC जो है 3 सूबे बना देते हैं। तो आप देखिए कि हालांकि वो 1940 से लेकर 1946 तक 6 साल के अरसे में पाकिस्तान का मुकदमा एक बहुत मजबूत मुकदमा बन चुका था और 1946 के अंदर जो है वो इंतखाबात भी हुए थे जो मुस्लिम लीग ने फुल फ्लैश जीत भी लिए थे और सब कुछ मामला हल हो गया था, बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीते थे, पाकिस्तान के मसले पर जीते थे। लेकिन जब ये कैबिनेट मिशन प्लान आया और कैबिनेट मिशन प्लान ने आकर के ये तजवीज़ दी कि बजाय आप अलग होने के, सेपरेट होने के, आप एक ही जगह रहें लेकिन आप ग्रुपिंग कर लें, ABC ग्रुपिंग कर लें, इसकी तफसील आप पढ़ लें, तारीख़ में मिल जाएगी। तो ये बड़ा कठिन मरहला था कायद मोहम्मद अली जिन्ना के लिए कि 1946 तक पाकिस्तान के एक मोटो को लेकर चलने वाले और तकसीम को लेकर चलने वाले वो उससे कैसे हटेंगे। लेकिन जिन्ना जो थे इतने मफाहमत पसंद थे कि 1946 के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के लफ्ज़ से एक तरह से जो है पीछे हटे और उन्होंने कन्फेडरेशन को मंजूर कर लिया, कैबिनेट मिशन प्लान को मंजूर कर लिया। उसके बाद कांग्रेस ने मंजूर किया, पहले मुस्लिम लीग ने मंजूर किया कैबिनेट मिशन प्लान को, उसके बाद कांग्रेस ने मंजूर किया। लेकिन कांग्रेस ने जब मंजूर किया तो बकौल अबुल कलाम आज़ाद के कि उन्होंने उसके बाद वो 7 साल से सदर चले आ रहे थे, जवाहरलाल नेहरू को सदर बना दिया। फिर वो मशहूर 10 जुलाई 1946 की प्रेस कॉन्फ्रेंस है नेहरू की, जिसमें उन्होंने पीछे हटे कैबिनेट मिशन प्लान से। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ असम्बली में जाना कबूल किया है, बाकी जाकर के हम इस प्लान की कोई भी तशरीह अपनी मर्जी से कर सकते हैं, अक्सरियत के बल पर कर सकते हैं। तो फिर जिन्ना जो है वहाँ से पीछे हटे और अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया में फ्रीडम के अंदर लिखा है, जब ये किताब वो लिखवा रहे थे, हुमायूं कबीर को इमला करवा रहे थे 56-57 के अंदर अपने इंतकाल से पहले, तकसीम के 10 साल के बाद, तो उन्होंने लिखा कि आज 10 साल पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे मोहम्मद अली जिन्ना की बात जो है वो दुरुस्त नज़र आती है, जो उन्होंने कही थी कैबिनेट मिशन प्लान के हवाले से कि अगर अभी तो अंग्रेज़ मौजूद है तस्वीर के लिए, अगर अभी जो है वो कांग्रेस का सदर जो है वो इतनी तेज़ी के साथ बयान तब्दील कर रहा है, कांग्रेस अपनी पॉलिसी तब्दील कर रही है, तो कल को अगर अक्सरियत के बल पर इनको हुकूमत हासिल हो गई तो ये हमारे साथ क्या करेंगे और कौन से मुआहदे पर अमल करेंगे, इसकी कोई क्या सबूत देगा, कोई गारंटी देगा। तो ये कहते हैं, खुद अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि मोहम्मद अली जिन्ना की बात दुरुस्त मालूम होती है, देर आए दुरुस्त आए, 10 साल के बाद उन्होंने मान ही लिया
کہ जिना का मौक़िफ़ जो है दुरुस्त था और जिना जो है मफाहमत पर कायल थी। उन्होंने बड़ी तफसील से लिखा है, आप किसी को भी पढ़ लें, जितनी किताबों के मैंने हवाले दिए अभी दिखाई हैं, आप किसी को भी पढ़ लें, कम्युनिकेशन प्लान तक आते 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 सब लोग इस बात को तस्लीम कर लेते हैं कि ये गलती नेहरू की थी, नेहरू जो की गलती थी और नेहरू ने जो है वो एक मफाहमत का मौका खो दिया। तो 1905 से लेकर के 1906 से लेकर के 1946 तक जिन्हों ने मफाहमत की कोशिश की, जिन्हें सिर्फ ये चाहते थे कि मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, अपने हिंदू जो भाई हैं, दोस्त हैं, अब उन अक्सरियत हैं, उनके साथ रहें, लेकिन अक्सरियत जहाँ भी होती है वो अक़लियत के हुकूक को दबाने की कोशिश करती है, नेचुरल चीज़ है। तो उसके लिए कुछ कानूनी, कुछ आइनी जो है कुछ गारंटियाँ हमें मिल जाए, और ज़ाहिर है कि हर आइन के अंदर अक़लियत जहाँ भी जो भी होती है उसकी लिए कुछ ना कुछ गारंटीज होती हैं। लेकिन जिन्ना की मफाहमत की हर कोशिश को कांग्रेस ने जो है नाकाम किया, और इसकी दास्तान आप पढ़ सकते हैं तारीख़ के अंदर, हिंदुस्तानी मौरख़ीन की जो किताबें उसको ख़ास तौर पे पढ़ें आप। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के मौरख़ीन की किताबें पढ़ें आप समझेंगे, आप कहेंगे कि वन साइडेड है और ये है, आप उनकी किताबें पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो भी यही कहते हैं कि नहीं, ये नेहरू की गलती थी, कांग्रेस की गलती थी। उसके बाद कोई चारा नहीं था। 47 के अंदर जो है मार्च के अंदर लॉर्ड माउंटबेटन आ गए। माउंटबेटन के कैसे ताल्लुकात थे नेहरू के साथ, पटेल को उन्होंने किस तरह शीशे में उतारा, अबुल कलाम आज़ाद की किताबें आप पढ़ लें। अबुल कलाम आज़ाद मुखालिफ थे, गांधी भी मुखालिफ थे तकसीम के, लेकिन गांधी ने पटेल 2 घंटे तक गुफ्तगू की गांधी जी से, और बकौल अबुल कलाम आज़ाद के गांधी जी जब कमरे से बाहर आए तो मुझे बहुत हैरत हुई, मुझे धचका लगा कि गांधी जी भी वही बातें करने लगे, वही दलील देने लगे जो पटेल देने लगे, यानी गांधी भी तकसीम पर माइल हो गए थे, तकसीम पर राज़ी हो गए थे। तो बहरहाल ये तकसीम के हवाले से कुछ मौक़िफ़ था जो मैंने अभी आपके सामने रखा। तारीख़ की किताबें ये बताती हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कानूनी, आइनी, सियासी, मजहबी, माशरती, माशी हुकूक, जितने जो भी एक मुल्क के अंदर रहने वाले लोग होते हैं उनके लिए सिर्फ वो चाहते थे, और अगर उसका कोई बाइज़्ज़त समझौता 1906 से लेकर के 1946 तक उन्होंने कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने अपनी अक्सरियत के जोम में, अपनी अक्सरियत के बल पर हमेशा जो है उसको सबोटाज किया। तो इसके अलावा फिर कोई और चारा नहीं था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम हो जाए। अगर कोई मेरा दोस्त ये समझता है कि नहीं कोई और हल भी था इसके अलावा, तारीख़ को पढ़ने के बाद, ये तमाम बातें पढ़ने के बाद भी अगर वो समझता है कि नहीं कोई और हल भी था, तो वो ज़रूर पेश करें, मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है। मैं आखिर में सिर्फ 11 अगस्त की जो तकरीर है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, उसका एक इक़्तिबास पढ़ना चाहूँगा। मैं वो वाला इक़्तिबास नहीं पढ़ रहा, मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 11 अगस्त को क्या जहन रखते थे पाकिस्तान हिंदुस्तान की तकसीम के हवाले से। कहते हैं कि मुझे इल्म है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हिंद की तकसीम और पंजाब और बंगाल के बंटवारे से इत्तेफाक नहीं। तकसीम के ख़िलाफ़ बहुत कुछ कहा जा चुका है, लेकिन अब जबकि उसे तस्लीम किया जा चुका है, हम सब का फ़र्ज़ है कि उसकी पाबंदी करें, इज़्ज़तमंदाना तरीके से उस पर अमल दरामद करें, क्योंकि समझौते के मुताबिक अब ये तकसीम कतई है और इसका इतलाक़ सब पर होगा। लेकिन आपको याद रखना चाहिए, और जैसा कि मैंने अर्ज़ कर चुका हूँ, कि ये जो ज़बरदस्त इनकलाब रूनुमा हुआ है इसकी कोई और नज़ीर नहीं मिलती। जहाँ कहीं भी एक फ़िरका अक्सरियत में है और दूसरा अक़लियत में, उन दोनों के माबैन जज्बात और महसूसात में अफ़ाम व तफ़हीम मौजूद होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो कुछ किया गया इसके अलावा कोई और इक़दाम मुमकिन और काबिल अमल था। तकसीम अमल में आ चुकी है। सरहद के दोनों जानिब हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो इससे इत्तेफाक न करें। 11 अगस्त 1947 कायद-ए-आज़म कह रहे हैं कि सरहद के दोनों जानिब हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो इससे इत्तेफाक ना करें और उसे पसंद ना करें। लेकिन मेरी राय में इस मसले का इसके अलावा कोई हल नहीं था, और मुझे यकीन है कि तारीख़ उसके हक़ में फ़ैसला सादिर करेगी। मज़ीद बरां जूं वक्त गुजरता जाएगा, तजुर्बे से ये बात साबित होती जाएगी कि हिंद के दस्तूरी मसले का सिर्फ यही वाहिद हल था। मुत्तहदा हिंद का तख़य्युल काबिल अमल नहीं था, और मेरी राय में ये हमें खौफनाक तबाही के दहाने पर ले जाता। हो सकता है कि राय दुरुस्त हो और ये भी कि दुरुस्त ना हो, लेकिन इसका फ़ैसला भी वक्त ही करेगा। ये मेरी किताब है, तहरीक पाकिस्तान से क़याम पाकिस्तान तक नज़रियात की तारीख़। इसको भी अगर आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर भी मैंने जो पाकिस्तान के मुखालफिन थे उनके हवाले से तारीख़ लिखी है। बहरहाल तो आप ये देखें कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी इस बात को मानते थे। तो इस पर बहस होना, इस पर गुफ्तगू होना, तारीख़ी तनाजुर में दलाइल के एतबार से, दलाइल के साथ, इस पर मैं कोई मुज़ायका नहीं समझता। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं समझते थे। अगर आज भी कोई ये समझता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कोशिश ही नहीं की या इसके अलावा कोई और हल था, तो वो बताए, पेश करें। मेरी राय में जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है तारीख़ को, पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की, उस ज़माने की, उसमें मैं ये समझता हूँ कि मुफाहमत एक मरतबा नहीं कई मरतबा कोशिश की गई, लेकिन कांग्रेस ने अपने ज़ोम में, अपनी गुरूर के अंदर उसको हर मरतबा ठुकराया, अक्सरियत के ज़ोम में ठुकराया। तो इसके अलावा क्या हल था मुसलमानों के पास कि वो
تقسیم کی طرف جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ 1905 سے لے کے 1901 سے لے کے 1946-47 تک مسلمان اور ہندو کا مسئلہ ہی موجود نہیں تھا، تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ پھر تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ بھائی تاریخ ذرا پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ ہندوستان اور مسلمانوں اور ہندوؤں کا کوئی مسئلہ موجود تھا یا نہیں تھا۔ بہرحال یہ ایک میری گزارشات ہیں، امید ہے کہ آپ لوگ پسند کریں گے اور اس پر اپنا رائے اور تبصرہ بھی ضرور کریں گے۔